हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग एलपीजी मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला मॉडल नहीं है, ये मॉडल है जिसके अंदर एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए, इंडिया ने अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी, तो उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर इंडिया ने इंटरनेशनल बैंक्स वगैरह को अप्रोच किया कि हम अपनी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो ये जो एजेंसी थी, उन्होंने सबसे पहले इनसे यही कहा इंडिया से कि आप अपने यहाँ जो आपके यहाँ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं इंटरनेशनल ट्रेड पर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, इसको ख़त्म कीजिए। यानी प्राइवेटाइजेशन को कीजिए कि प्राइवेट पीपल्स अपना बैंक वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस चला सकें और जाहिर है अदर सेक्टर्स भी काम करें। इंडिया इस पर माना और इंडिया ने वापस आकर अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते भी हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये बनाई और इसके अंदर बाकायदे रिफॉर्म्स लाए गए, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। ये एक अनाउंस किया गया कि इसके अंदर हम अलग अलग तरह के रिफॉर्म लाएंगे, जिसमें दो जो ब्रॉडली कैटेगराइज किए गए सारे रिफॉर्म्स को, उसमें एक कहा गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ठीक है। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाए गए और दूसरा इसके अंदर हम लाए गए कि हमें जाहिर स्ट्रक्चर को तो चेंज करना है, अपनी जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसको तो चेंज करना है, लेकिन एक स्टेबलाइजेशन भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा साइकिल ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्टेबलाइजेशन मेजर भी एक इसमें लाया गया। स्टेबलाइजेशन मेजर, राइट। ये बेसिकली दो चीज़ हम लेके आ रहे हैं। अभी पहले वाला जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसके अंदर हम लाए गए, उसके अंदर बेसिकली कहा गया कि ये मेजर क्या काम करेंगे, ये जो हमारे अंदर वीकनेसेस है, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो वीकनेसेस हैं, यानी वीकनेसेस क्या है, जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं वो वीक है हमारी, और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो बहुत गड़बड़ है। तो कहा गया कि इसके अंदर जो मेजर, इसमें जो मेजर लिए गए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंदर, कि हम काम करेंगे कि जो हमारी इनहेरेंट इंटरनल जो हमारी वीकनेसेस हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम किया जाएगा। लेकिन जाहिर है ये तो एक तरीके से आप ये समझिए कि शॉर्ट टर्म इन नेचर है। जो अगर हम ये बात करें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को, शॉर्ट टर्म है। अब बात आई कि साहब हम लॉन्ग टर्म के अंदर भी बात करें। जब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के अंदर बात आई, तब यहाँ पर ये LPG पॉलिसी आई। LPG पॉलिसी आई जिसमें बात की गई लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की। अब यहां पर ये तीन चीजें आई कि हम प्राइवेटाइजेशन पे काम करेंगे, लिबरलाइजेशन पे काम करेंगे और ग्लोबलाइजेशन पर काम करेंगे। कलेक्टिवली इनको कहा गया LPG मॉडल, इसी को LPG मॉडल नाम दे दिया गया। मॉडल में जाने से पहले समझें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो रहा था। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिटेल में नहीं जाऊंगा, पीछे वीडियो पढ़िए आप, चाहे तो उस वीडियो में देख लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली होता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसके अंदर क्या बैलेंस है, कितना एक्सपोर्ट और कितना इंपोर्ट है, जो निकल कर आता है वो बेसिकली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के देखते हैं हम। जाहिर अगर इंपोर्ट ज्यादा होता है तो डेफिशिएट होता है और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो सरप्लस होता है। ठीक है, इसी तरीके से इन्फ्लेशन, इसकी भी वीडियो पड़ी है। लेकिन इन्फ्लेशन सिंपली है कि जर्नल प्राइस लेवल में जो बढ़ोतरी होती है, जो हमारे जर्नल प्राइस लेवल बढ़ता है, इंक्रीमेंट इन द जर्नल प्राइस लेवल बेसिकली, उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके तीनों को हम देखें कि ये क्या काम लेकर आई हैं, क्या क्या काम किया तीनों ने अलग अलग। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन, देखिए लिबरलाइजेशन आपको वर्ड तो आपको पता ही है, लिबर्टी से आया है। ये लिबर्ट मतलब आज़ादी, समझिए आप तरीके से, यानी अपनी मर्जी से काम करना। ठीक है, तो ये वर्ड ही आपको बता रहा है कि इसमें गवर्नमेंट से कहा गया कि रेस्ट्रिक्शंस को कम कीजिए, जो डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट के वो कम किए जाएं। यानी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को लूज कर दे, लूज इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को थोड़ा सा कम कर दे, लूज कर दे, ताकि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ोतरी मिल सके। जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर या तो
थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन हो या बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। यानी अब इस लिबरलाइजेशन के अंदर एक आइडिया लाया गया कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं या प्राइवेट पीपल हैं, अगर वो अपना काम करना चाहते हैं तो उनको करने दिया जाए, और जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बड़ी अपनी सेक्टर्स हैं उसको भी प्राइवेटाइज किया जाए, ताकि प्राइवेट पीपल्स के पास जाए और वो उसके ऊपर काम कर सके। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि लिबरलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या सेट किए गए। देखिए, इसमें अलग अलग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लिए गए। यहाँ पर मैं कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको डिस्कस करूंगा। पहला ऑब्जेक्टिव आप बात करिए, टू इंक्रीज कंपटीशन अमॉन्ग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, टू इंक्रीज कंपटीशन among domestic industries। जो हमारी पहली लिबरलाइजेशन के अंदर, इसमें लिबरलाइजेशन जो लाया गया, यानी हमारी जो इंटरनल डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके अंदर कंपटीशन चालू हो जाए। ज़ाहिर है प्राइवेटाइज करेंगे तो होगा ही काम, और प्राइवेटाइजेशन आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। यहाँ कहा जा रहा है कि हम इंटरनली डोमेस्टिक फर्म्स के बीच में कंपटीशन पैदा करें ताकि ये आपस में कॉम्पीट करें और ऊपर आएं, और जब ये ऊपर आएंगी तो ज़ाहिर है फिर ये इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पीट करने लगेंगी। ठीक है, दूसरी बात, टू एनकरेज फॉरेन ट्रेड विद अदर कंट्रीज, टू encourage foreign trade with other countries। यानी दूसरा एम जो इसका लिबरलाइजेशन का रखा है कि इतनी लिबर्टी दी जाए कि हमारी फर्म्स दूसरी कंट्रीज के साथ कंपटीशन करने लगे, ट्रेड करने लगे, हमारा प्रोडक्ट दूसरी जगह बिकने लगे, दूसरे का प्रोडक्ट हमारे यहाँ बेचने लगे, विद रेगुलेटेड इंपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, बल्कि इसको आप लिख लीजिए, विद रेगुलेटेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, यानी अब दूसरी बात यहां पर आई कि साहब हमारी डोमेस्टिक फर्म्स इस लायक हो जाए, हमारी कंट्री इस लायक हो जाए कि वो दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने लगे, और जाहिर है जब ट्रेड करेगी तो फायदा होगा। इसीलिए लिबरलाइजेशन दिया गया कि ये लिबर्टी मिले और वो फॉरेन में जाकर भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकें और फॉरेन का प्रोडक्ट खरीद सके। नेक्स्ट है एनहांसमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी। Enhancement of foreign capital technology। Enhancement of foreign capital technology, जो फॉरेन की कैपिटल टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी वहां यूज की जा रही है एज ए कैपिटल, एज ए रिसोर्स, हम उसको बढ़ाएं, उसको बढ़ावा दें और अपने यहाँ यूज करें। इतनी लिबर्टी हमें मिलनी चाहिए। तीसरा, टू एक्सपेंड ग्लोबल मार्केट, टू एक्सपेंड ग्लोबल मार्केट ऑफ द कंट्री, ऑफ द कम जगह है, मैं इसको ऐसे लिखे देता हूं। ठीक है, आप कहिए इसको कि टू एक्सपेंड द ग्लोबल मार्केट लिमिट ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री की जो ग्लोबल लिमिट है वो बढ़ाई जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकें। और आखिरी है सिंपली टू डिमिनिश द डेट बर्डन ऑफ कंट्री, टू diminish the debt burden of the country। हमारी कंट्री के ऊपर जो उधारियां हैं, जो हमारे डेट है, जो हमने लोन्स इधर उधर से ले रखे हैं, वो घटाए जाए। लिबरलाइजेशन होगा तो जाहिर है सबको आज़ादी होगी, सब जैसा चाहेंगे वैसा काम करेंगे तो डेट बर्डन भी हमारा कम हो सकता है। बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाए रहेंगे तो डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है एक जगह आकर। ठीक है, अब बात करें हम प्राइवेटाइजेशन की। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन।
प्राइवेटाइजेशन क्या चीज़ है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन मेरे ख्याल से जो वर्ड है उसको मुझे समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इसको ये कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट ऑफ डोमिनेंट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं उनका डोमिनेंट रोल होना चाहिए कंपनीज के ऊपर, यानी जो गवर्नमेंट है उसकी जो वो रोल है, उसका जो कंट्रोल है कंपनीज के ऊपर वो कम होना चाहिए, वो रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए जाहिर है जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो कन्वर्ट की जाए प्राइवेट कंपनीज में। और जब ये बात आती है कि साहब किस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जाए, तो उसके लिए दो ही चीज आती हैं। एक तो आता है डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट यानी सिंपल आप डिसइन्वेस्टमेंट चालू कर दी। जब डिसइन्वेस्टमेंट होगा हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा तो दूसरा इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगा। यह सिंपली होता है विथड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप। विथड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप। दूसरा ये है, यानी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी उनको दे दिया है, जो आपका मैनेजमेंट है, जो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है और गवर्नमेंट की ओनरशिप है, इसको ओनरशिप और गवर्नमेंट मैनेजमेंट दोनों लिख लीजिएगा। जो मैनेजमेंट और ओनरशिप है गवर्नमेंट की, वो बेसिकली विड्रॉ कर ली जाए और वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया जाए। अब प्राइवेट सेक्टर होता कितनी तरह का है? फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इसको समझते चलें हाथ के हाथ तो ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। यानी फॉर्म्स कह लीजिए, टाइप कह लीजिए, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कितने तरह की फॉर्म्स होती हैं प्राइवेटाइजेशन के अंदर? देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग हम बात करें तो दो तीन ही होती है, वरना तो आप उसके अंदर घुसी तो बहुत सारी निकल जाएंगी। जो जनरली हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर होता है डीनेशनलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक स्केल। डीनेशनलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक स्केल। डीनेशनलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक स्केल मतलब 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप, जो इसके प्रोडक्टिव एसेट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दिए जाएं। इसी को डीनेशनलाइजेशन कहते हैं। नेशनलाइजेशन किसी भी चीज को गवर्नमेंट के पास लाना, डीनेशनलाइजेशन यानी पूरा हम डीनेशनलाइजेशन की बात करें, इसका मतलब 100% जो प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, ओनरशिप है गवर्नमेंट की, वो पूरी की पूरी ट्रांसफर कर दी जाए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। इसी को डीनेशनलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है पार्शियल प्राइवेटाइजेशन और पार्शियल स्केल। पार्शियल, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्राइवेटाइजेशन और पार्शियल स्केल। जाहिर है, देखिए मीनिंग अपने आप बता रहे हैं। पार्शियल, पार्शियल का मतलब ये होगा कि 100% नहीं, इसके अंदर गवर्नमेंट 50% जो ओनरशिप है वो दे देती है प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन 100% कभी नहीं देती। अगर प्राइवेटाइजेशन, पार्शियल प्राइवेटाइजेशन है तो 50% तक, मोर देन 50% देगी, लेकिन 100% कभी नहीं देगी। एक पार्ट अपने पास जरूर रखेगी उसको कंट्रोल करने के लिए, वो पार्शियल होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो है डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन, या उसको हम लोग टोकन प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं। डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन और टोकन प्राइवेटाइजेशन। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट तो करती है अपनी शेयर कैपिटल को, लेकिन उसको 5 से 10% ही बढ़ाती है वो, ताकि जो गवर्नमेंट की डेफिसिट्स हैं उनको घटा सके। यानी बेसिकली ये डेफिसिट प्राइवेटाइजेशन होता है। जो बजट के अंदर डेफिसिट होता है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट 5 से 10% प्राइवेटाइज कर देती है। उससे जो पैसा आता है उसको अपनी डेफिसिट को पूरा करने में लगा देते हैं। ठीक है, अब जाहिर है इसके भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन हम लोग यहां पर कुछ
मेनी ऑब्जेक्टिव्स को लेके बात कर रहे हैं। तो पहला है इंप्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट, इंप्रूव द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ दी गवर्नमेंट। मैंने दी नहीं लिखा है, जगह कम की वजह से लिख लीजिएगा, जब हम वहाँ लिखें तो उसको दी भी लिखिएगा, ठीक है। तो यानी पहली बात तो ये है कि जाहिर है जब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, आप उसको प्राइवेट पीपल को बेच देंगे अपने सेक्टर्स, और आपके पास जो पैसा आएगा उससे आप गवर्नमेंट के अपने जितने भी काम है वो सब करेंगे, तो जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, reduce the workload of the public sector companies। जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनका वर्कलोड कम किया जाए। जाहिर है जब हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो इसका मतलब हमें जो मैनेजमेंट है, इतने सारे एम्प्लॉयज रखने, ये सब रखने, वो सारा काम नहीं होगा, तो बर्डन कम हो जाएगा, वर्कलोड गवर्नमेंट के ऊपर कम हो जाएगा। दूसरी बात है इससे हमारे जो फंड है डी इन्वेस्टमेंट का वो भी बढ़ता है, यानी रेज फंड्स फ्रॉम डी इन्वेस्टमेंट, रेज फंड्स फ्रॉम डी इन्वेस्टमेंट। डी इन्वेस्टमेंट करिए, प्राइवेट पीपल लेंगे, आपके पास फंड आएगा, गवर्नमेंट के पास फंड आता है उसको भी, ठीक है। इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, increase the efficiency of government organization। जब चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं, प्राइवेट लोग चला रहे हैं, तो जाहिर है हमारी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारे पास काम कम होगा। जैसे वर्कलोड वाला ऊपर हमने पढ़ा कि वर्कलोड जब कम होगा तो हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ज्यादा काम होता है तो इफिशिएंसी पे असर पड़ता है। जाहिर है जब उनका लोड कम हो जाएगा तो जो लोड उनको दिया गया है वो उस पर ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे, और उनकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगली बात है प्रोवाइड बेटर एंड इंप्रूव गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर, टू प्रोवाइड बेटर गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर। कंज्यूमर्स को अच्छी से अच्छी गुड्स प्रोवाइड कराना। जाहिर है देखिए गवर्नमेंट में होता है तो वहाँ सिस्टम अलग होता है, जब चीज़ प्राइवेटाइज हो जाती है तो वहाँ काम थोड़ा अलग सिस्टम से चलता है, क्योंकि कंपटीशन फिर बढ़ जाता है प्राइवेट कंपनीज के बीच में, तो उसके चक्कर में वो इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, तो जाहिर है वो उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ता है। क्रिएट हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द सोसाइटी, क्रिएट healthy competition in the society। आप देखिए प्राइवेटाइजेशन होता है जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर दूसरी कंपनी में काम करते हैं, अच्छी सैलरी होती है तो उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन आदमी को इनकरेज करता है ज़्यादा काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, ज़्यादा कमाने के लिए, उससे सोसाइटी की वेलबींग अच्छी होती है, उससे सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। और सिंपली इनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये तो है कि जब हम ये वाले काम करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, तो दूसरे हमारे यहाँ करेंगे, हम दूसरे के यहाँ करेंगे, तो इनकरेजिंग फॉर FDI, इनकरेजिंग FDI इन इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव है, इन्हीं ऑब्जेक्टिव पर हमारा प्राइवेटाइजेशन सिस्टम जो है वो काम करता है। अब एक आखिरी तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। देखिए ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ें तो आप सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पर हम एक मॉडल LPG को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हमें ये अलग अलग डिस्कस करना पड़ रहा है। अदरवाइज ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। ग्लोबलाइजेशन, ओके। ग्लोबलाइजेशन आपको पहले से पता है कि हम किस तरीके से अपनी कंट्री को, जो हमारी कोई भी एक कंट्री है, उसको किस तरीके से
पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ लेकर आए, यानी इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद द ग्लोबल इकोनॉमी। हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दें, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। जो मेन फोकस उसका काहे पर होता है, ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, मेन फोकस कह लिए फॉरेन ट्रेड और इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो हम लोग फोकस करते हैं इसके ऊपर, जो कंट्रीज फोकस करती हैं, या तो वो फॉरेन, ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो हम फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इसका मेन एम क्या होता है, जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव ही मानिए इनको, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड टुवर्ड्स इंटरडिपेंडेंस। हम यानी कंट्री जो है उसका मेन है कि सारी कंट्री मिलकर काम करें, एक दूसरे पर डिपेंड हो, एक का काम दूसरे से चले। यानी जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजीज की, वर्ल्ड कंट्रीज की जो स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि सब एक दूसरे में इंटीग्रेट करें, बॉर्डरलेस मार्केट बन जाए, बॉर्डरलेस वर्ल्ड बन जाए, बॉर्डरलेस इकोनॉमी बन जाए। यानी एक आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए सारी कंट्रीज, पूरा ग्लोब मौजूद है। यहां पर इस चीज की जरूरत है, सारी कंट्री रेडी है देने के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मतलब यह है कि हम वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दें, हर चीज एक्सेस हो, हर आदमी को हर जगह से एक्सेस हो, तो दुनिया बहुत आसान हो जाएगी, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, और जो पूरी दुनिया है ये एक लार्ज बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, एक इकोनॉमी बन जाएगी। इसी से आप देखिए, अगर आप बात करें जी ग्लोबलाइजेशन से, इसी से आउटसोर्सिंग भी आया, इससे आउटसोर्सिंग भी निकल कर आया। आउटसोर्सिंग ने एकदम से दुनिया के अंदर चीजें चेंज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन का। इसके अंदर क्या हुआ, इसमें करते क्या है, बेसिकली एक कंट्री दूसरे प्रोफेशनल्स को हायर करती है अपने काम के लिए, या कंपनी अपना काम ही दूसरे को दे देती है कि तुम अपने यहां जाकर काम करोगे। तो ये जो बेसिकली आउटसोर्सिंग है, इसने बहुत तेज काम किया। ज्यादातर देखिए, ज्यादातर जो कंपनीज हैं, वर्ल्ड की कंपनीज हैं, वो ज्यादातर आउटसोर्स कर रही हैं अपने काम को चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर, क्योंकि लेबर कॉस्ट कम आती है। इसकी वजह से डेवलपमेंट ज्यादा होता है। लेबर कॉस्ट कम है, वहां पर आप प्रोड्यूस कीजिए, आप प्रोड्यूस करेंगे तो आप ज़ाहिर ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट लेंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा सैलरीज होंगी, ज्यादा सैलरीज होंगी, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आउटसोर्सिंग ने भी इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बल्कि कहिए ग्लोबलाइजेशन ने एक आउटसोर्सिंग की आइडिया दिया, जिसने वर्ल्ड के अंदर काफ़ी चेंजेस लेकर आए हैं। ठीक है, तो यही है एलपीजी मॉडल। आसान है, बस जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनको एक जगह मिलाना है, उससे एलपीजी मॉडल बन जाता है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।